डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल एंड ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 2 अप्रैल 2024 को। जी, हमने फार्मूला अप्लाई करना है। इसको बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपके माइंड का पार्ट बन जाए। फार्मूले का नाम है BRU। ठीक है, बी का मतलब आप बिल्ड करें, वोकेबलरी वर्ड्स, डाटा कलेक्ट करें, उस डाटा से इंफॉर्मेशन लें, नॉलेज जो है वो निकालें और फिर उसको रिटेन करें अपने ब्रेन के अंदर। और जब आपके पेपर आने हैं, इस डाटा और वोकेबलरी वर्ड्स को यूज़ करें। पाक अफेयर हो, करंट अफेयर हो, सोशल साइंसेज हो, ऐसे राइटिंग हो, उसके क्वेश्चन हल करने के लिए और एज अ ब्यूरोक्रेट अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें और आर्गूमेंट बिल्डिंग जो है उसको इन्हेंस करें, सो डैट आपकी जो कामयाबी है वो यकीनी हो जाए। चलते हैं जी, हमारे पास ये है आज के एडिटोरियल और ओपिनियन। जो एडिटोरियल है हमारे पास, एक है जी लेटर इंक्वायरी, उसके अलावा एक्सपेंडिंग द नेट, और उसके अलावा कच्चा जो के डाकू हैं वो क्या कर रहे हैं, कच्चा को बैड लैंड बना रहे हैं। उसके अलावा जी ये ओपिनियन है, और इन ओपिनियन का अगर देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस का केस है उसको लेकर डिस्कस किया जाएगा, और मोदी सरकार के बारे में इज़ देयर नाउ अ विनिंग टीम उसको डिस्कस करेंगे नकवी साहब। प्रो पुअर रिफॉर्म ये भी ओपिनियन है। आर्टिज़म एक बीमारी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको डिस्कस किया जाएगा आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपके लिए बहुत अहम होगा। लेटर इंक्वायरी पहला टाइटल है जी एडिटोरियल का। इसकी क्या समरी है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर है। कहता है सुप्रीम कोर्ट जो 6 जजेस का जो केस है ना उसको डिले कर रही है। ठीक है, ये जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ना उनके जुडिशियल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करती हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक हुसैन जिलानी उनको अपॉइंट किया और एक कमीशन बना दिया। ठीक है, अब जब कमीशन बन गया है तो जिलानी साहब अपनी इंक्वायरी करने से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। 300 जो वकील हैं उन्होंने भी डिमांड किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे और जस्टिस करे। उसके अलावा जी जस्टिस जो फैज़ ईसा हैं उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सो मोटो, ये स्पेशल पावर होती है, लीगल राइट्स होते हैं चीफ जस्टिस के, वो यूज़ करेगा इस मैटर को नोटिस करने के लिए। और 7 मेंबर का जो बेंच है वो बन गया है, वो इस केस को क्या करेंगे, हेयर करेंगे। उसके अलावा कहता है कि बेंच का साइज़ और कंपोजिशन को लेके ना कंसर्न बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो बेंच का साइज़ है और जो उसकी कंपोजिशन है ना, लगता नहीं है कि ये मामलात को क्या करेंगे, अल्टीमेट जस्टिस प्रोवाइड कर पाएंगे। देर आर होप फॉर लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, और ये उम्मीद है कि जब इस केस का फैसला किया जाएगा तो साथ कैमरा के ज़रिए इसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। उसके अलावा जी जो ये लीगल कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे ये जो बेंच बना है, ठीक है, या फिर ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है ना, इनके पास ऐसा राइट है कि वो क्या कर सकती हैं, रिजेक्ट कर सकती हैं कमीशन की इंक्वायरी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और इनके ऐसे सीक्रेट लॉज होती हैं जिसकी वजह से इनको फ्रीडम मिल जाती है। मिस्टर जिलानी ने इनकार कर दिया है इंक्वायरी करने से, और ये बताया है कि जो इंस्टीट्यूशनल है प्रॉपर्टी, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनकी अपने जो हैं वो रूल्स हैं, इनअप्रोप्रिएट टर्म ऑफ रेफरेंस, और जो हमें रेफरेंस है वो इनअप्रोप्रिएट लग रहा है कि हम ये इंक्वायरी जो है वो नहीं कर सकते। ये जो रिफ्यूज़ल आया जिलानी साहब का, री इन्फोर्स द आर्गूमेंट डैट जुडिशरी शुड एड्रेस द इशू इंटरनली, तो ये जो जिलानी साहब जो कमीशन के हेड हैं, इनका जो रिफ्यूज़ है ये शो कर रहा है कि जुडिशरी को इस मामले को अंदरूनी तौर पे पहले हल करना चाहिए, फिर इसको अवाम के सामने लाना चाहिए। सो ये हमारे पास था पहला एडिटोरियल, और मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा जो लिंक है ना मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, सो डैट आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लें। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक्सपेंडिंग द नेट, दूसरा जो एडिटोरियल है वो क्या है जी, एक्सपेंड करना, फैला देना नेट को। किस नेट को, टैक्स के नेट को। ठीक है, क्या समरी है इसकी। अब नई गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ के अंडर कैबिनेट भी आई है, डिसीजन करने जा रही है इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। पाकिस्तान का एक इशू है इकोनॉमी को लेके, तो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये अहम डिसीजन करने जा रही है। वन ऑप्शन इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म रिफॉर्म,
और पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी स्टेबल होगी अगर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म हो और सस्टेनेबल बेसिस पे हों, जिनको 15-20 साल लग जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, बेनिफिट्स होगा और हमारी जो फ्यूचर गवर्नमेंट है वो इसके बेनिफिट लेगी, लेकिन जो अभी करंट गवर्नमेंट है ना उसको उसका फ़ायदा नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी गवर्नमेंट आती है वो 5 साल के लिए आती है, ऐसे प्रोजेक्ट लेके आती है जो आवाम को नज़र आए, वोट लेने के लिए वो टेम्पोरेरी प्रोजेक्ट करके और चली जाती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो पुराने जो काम होते हैं डेवलपमेंटल वो रोक देती है और नए काम शुरू करती है। इस तरह कह लो कि इंस्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक ऑप्शन ये है कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो क्या करे, अपना नुकसान कर ले और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए जिससे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। दूसरा ऑप्शन जो है वो इजी पाथ है, डिफरिंग प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, सोशो इकोनॉमिक जेंडर इशू, इनको डिले करे और क्या करे जी, शॉर्ट टर्म जो पावर है अभी इंजॉय करे और आवाम के पैसे जो टैक्स के हैं उनको यूज़ करे, इंजॉय करे, फिर चली जाए, फिर आ जाए। तो इट मीन्स दैट दो पाथ हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इजी पाथ को क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। Government has initiated a drive to register the largely undocumented trade sector into the taxation। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट लिया है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स नहीं देते उनको ताजिर दोस्त स्कीम के ज़रिए एक जो टैक्स का नेटवर्क है उसमें लाया जाए। इसके लिए जो आपकी नैब है उसने एक ऐप भी बनाई है। उस ऐप के अंदर जितने भी ये दुकानदार हैं, रिटेलर हैं, मार्केट पर्सन हैं, उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उनसे लिया जाएगा टैक्स। ये जो इनिशिएट है कि हमने टैक्स लेना है, ये हमने तकरीबन 400 से 500 बिलियन जो है ना ये हमने रेवेन्यू जनरेट करना है हर साल और इसका हमने इंसेंटिव मतलब और पेनल्टीज़ दोनों तरीक़ों से, चाहे हम जुर्माने लगाएं, चाहे हम इंसेंटिव लें एज आ टैक्स लें या फिर उनको पेनल्टीज़ करें। इस तरह ये हदफ दे दिया गया है कि हमने 400 से 500 बिलियन रुपीज़ जो है हर साल हमने जनरेट करने हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ साहब जो है वो कहते हैं कि जो बड़ी मछलियाँ हैं ना, बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं वो टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स नहीं देते। पार्टिकुलरली रिटेलर्स होते हैं जो होलसेल का काम करते हैं, होलसेलर्स। रिटेलर मीन ये जो बिजनेसमैन होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, माल उठाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि अगर ये बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं बड़े बड़े लोग को टैक्स देना शुरू कर देना तो कंट्री जो है ये स्टेबल हो जाए। और अगर ये इनसे टैक्स ना लिया गया तो पाकिस्तान जो कंट्री है ये बैंक करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इनिशिएट लेने की ज़रूरत है कि हम ऐसा नेटवर्क बनाएं जिससे हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आए। गवर्नमेंट अपीयर कीन टू वाइडन द टैक्स नेट। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स जो नेटवर्क है इसको बढ़ाने जा रही है। टारगेटिंग ट्रेडर जो ताजर हैं, प्रोफेशनल्स हैं और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं उन पे टैक्स लगाने जा रही हैं। डाउट्स परजिस्ट अबाउट द गवर्नमेंट ट्रू कमिटमेंट टू टैक्स रिफॉर्म। अभी भी कहता है राइटर कि मुझे तो शक ही हो रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म को लेके कमिटेड है भी कि नहीं। विद एफर्ट सीमिंग मोर कंपेल्ड बाय द नीड टू अपीज द IMF। लग ऐसे रहा है कि IMF को वक्ती तौर पे खुश करने के लिए ये एफर्ट्स की जा रही हैं। जेन्युइन डिज़ायर फॉर इक्विटेबल टैक्सेशन, और ये जो जेन्युइन ख्वाहिश है ना कि टैक्स सबसे लिया जाए, इसको सही तरह से आवाम जो गवर्नमेंट है वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रही। उसके अलावा जी राइटर कहता है जो सैलरीड क्लास है उनको बेचारों को बर्डन है ऑलरेडी। फ्यूल की प्राइसें बढ़ गई हैं, बिजली की बिल बढ़ गए हैं, गैस प्राइसें बढ़ गई हैं। तो फर्दर अगर टैक्स लगाया गया सैलरीड लोग पे तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है, ठीक है, कि वो जो टैक्स नेट है उसको एक्सपेंड करें और उसके अलावा जो ड्राइव प्रोसीड विदाउट डीरेलमेंट, और ये जो उन्होंने कमिटमेंट कर ली है इससे डीरेल ना हो। लर्निंग फ्राम पास्ट एक्सपीरियंस, जो माजी के एक्सपीरियंस है उससे सीखे। इकोनॉमिक जो कोर्स है उसको करेक्ट करे, ऐसी एफर्ट्स करे जिससे जो हमारे पास इकोनॉमी है, जो मैनेजमेंट आ जाए इकोनॉमी के अंदर, और पाकिस्तान का जो इशू है इकोनॉमी को लेके, अनस्टेबिलिटी की लेके, वो क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए और पाकिस्तान भी क्या हो जाए, इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, आपने सुना ही होगा ख़बरों के अंदर,
कच्चा के डाकू जो हैं ये बड़े चोर है जी, बड़ा जुल्म कर रहे हैं शहरियों पे। तो कच्चा ये मुकाम है, ये क्या है जी, बैड लैंड्स है। इसको डिस्कस करेगा राइटर। रिवर राइन एरिया, जो दरिया का एरिया है ना अपर सिंध का और साउदर्न पंजाब का, वहाँ पे वायलेंस बढ़ रहा है, कत्ल बढ़ रहे हैं, और जो अबडक्शन है ना, जिसमें अगवा करके भारी जो तवान है वो लिया जाता है, वो बढ़ती जा रही है। सिक्योरिटी ऑपरेटर्स इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेस दिस एरिया। और जो हमारे सिक्योरिटीज़ हैं के इदारे हैं, जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको ये मुश्किल आ रही है कि वो कच्चा का जो एरिया है वहाँ तक वो एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो भी हम देखेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हमें लार्ज स्केल ऑपरेशन करना चाहिए और जो कच्चा के जो गैंग हैं इनको टैकल करना चाहिए, बट डाउट परसिस्ट अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस। लेकिन अभी भी हमें शक ही है कि ऐसा ये कर पाएंगे कि नहीं। उसके अलावा जी पॉलिटिशियन हो गए, और उसके अलावा फ्यूडल जो है लैंडलॉर्ड है, और जो पुलिस है, इन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रिवर राइन के आउटला, रिवर राइन मीन ये जो इलीगल जो लोग हैं इनको नर्चर करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, हु प्रोक्योर आर्म फ्राम द ब्लैक मार्केट। और ये जो गैंग्स हैं, ये कच्चा के जो डाकू हैं, ये ब्लैक मार्केट के ज़रिए, काले धंधे के ज़रिए अपने जो आर्म्स हैं वो भी ख़रीद लेते हैं। इन्हीं जो करप्ट लोग मौजूद हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ब्रूट फोर्स अलोन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। जबरी फोर्स, अगर हमने जबर के साथ बड़ी सख्ती के साथ एक्शन लिया तो इससे मसला हल नहीं होगा। हमें ये ज़रूरत है कि जो बेसिक राइट की महरूमी है इन इलाकों में वो उसको ठीक करें, और फ्यूज़ और जो वहाँ पे अनरेस्ट है उसको ठीक करें। वहाँ पे क्या करें जी, रिवर लाइन जो बेल्ट है उसको काफ़ी सालों से हमने निगलेक्ट किया है। हमें ज़रूरत है वहाँ उनको फैसिलिटेट करें, हेल्थ के अंदर, स्कूल के अंदर, रोड्स के अंदर। जब ये डेप्रीवेशन जो है कच्चा एरिया की दूर होंगी तो वहाँ पे ये जो गैंग्स हैं, ये जो वहाँ के लोग हैं, वो खुद ही इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं गंदी, उनसे बाज रहेंगे। रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर ऑपरेशन आर ऑफन मिस प्रोपोर्शनड। और जो रिसोर्सेज हम देती है सरकारी लोग कि इन कच्चा के जो एरियाज़ हैं इनमें काम होगा, उसमें भी जो है मिसप्रोपोर्शन नज़र आता है। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जो है नज़र आ रहा है। बैंडिट्स होते हैं ये डाकू, और पुलिस के अंदर जो रिश्तेदारी है ये भी नज़र आती है, जिसकी वजह से ये मामलात मज़ीद क्या हो रहे हैं, डिटोरिएटिंग हो रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी हमें ज़रूरत है सो डैट जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ला सके, और जो विक्टिम है इनको कंपनसेट करें, और लॉ जो इन्फोर्समेंट है इनको मॉडर्नाइज़ करें इन एजेंसीज़ को, और जो रूट काज है इन प्रोविंसेस के अंदर ये क्यों लोग जो हैं गैंग्स बना रहे हैं उसको डिस्कस किया जाए। उसके अलावा जी हमारे पास नेक्स्ट है जी ओपिनियन। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट 6 जो जजेस हैं उनको लेके बात करेंगी। पहले भी आपने इस पे देखा एक एडिटोरियल आया हुआ है। तो आरिफा नूर साहिबा है, ये जर्नलिस्ट हैं। ये क्या कहती हैं, इट इज़ हार्ड टू टेल वेदर दिस स्टॉर्म विल पास क्विकली बट अ स्टॉर्म इट इज़। तो कहता है कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 6 जजेस ने जो लेटर भेजा है और उसमें इल्ज़ाम लगाया है इंटेलिजेंस एजेंसीज पे कि वो इंटरफेयर करती है, ये जो स्टॉर्म है, ये जो आया हुआ है, क्या ये जल्दी से गुजर जाएगा, ठीक है, और क्या ये तूफ़ान है भी कि नहीं। तो इसको लेकर डिस्कस करेंगी राइटर साहिबा। लेटर हैव बिकम सिग्निफिकेंट टूल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर लेटर बड़े जो है इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो HCN कॉलेज है लाहौर के अंदर, जहाँ पे लीड क्लास जाती है, उसके जो थॉमसन साहब जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है, क्योंकि आज चीमा साहब की जो वाइफ है उसने कहा कि फ़ीस को माफ़ करें, और 2 जो उनके रिश्तेदार थे कपल, उनके बच्चों को 3 साल के लिए अकोमोडेट करें। और साथ जो बलीगुर रहमान साहब हैं पंजाब के गवर्नर, उन्होंने आज चीमा की वाइफ के बच्चों की जो फ़ीस थी आज चीमा के बच्चों की उसको वेव कर दिया। HCL कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो बुरा मान गया और उसने रिज़ाइन कर दिया। इसी तरह अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 6 जजेस ने जो है वो लेटर भेजा है। साइफ़र का आपको पता ही है, वो भी लेटर आया था। तो कहता है कि लेटर जो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़े फेमस हो गए हैं। लेटर फ्राम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिटेल्ड इंटीमिडेटिंग टैक्टिक्स लाइक किडनैपिंग। ये जो लेटर आया है हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तरफ से कि किडनैपिंग, वायलेंस और जो सीक्रेट रिकॉर्डिंग है
ये की जा रही है खुफिया तौर पे। द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर डब्ड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट 6 हैव मेंटेन्ड साइलेंस एमिड स्पेकुलेशन एंड एफर्ट टू रिजॉल्व द मैटर। और जब से ये 6 हाई कोर्ट जजिस का जो ये लेटर आया है, तब से जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है जी, बिल्कुल इस मामले पे साइलेंट है। थोड़ा बहुत कमीशन बना रही है, लेकिन अभी फुल एक्शन नहीं लिया गया। A full court meeting resulted in the judiciary handling over the inquiry of the government, causing discontent among judges, lawyer and other। ये जो हमारे पास ये फुल कोर्ट मीटिंग जो है, ये जो इंक्वायरी नहीं की जा रही, तो ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट डिसकंटेंट है, जजेस के अंदर जो है बेचैनी है, वकीलों के अंदर भी। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द इंक्वायरी कमीशन हैज़ बीन कंटेंशियस। ये जो डिसीजन है इसको लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, ये झगड़े की तरफ जा रहा है, और जिसकी वजह से डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म है। डिसेंट होता है जी बदमज़गी पैदा हो रही है, और क्रिटिसिज्म पैदा हो रहा है। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस के बेटे हैं उन्होंने मज़ीद इस मामले को कंट्रोवर्सी कर दिया है, और अब ये जो कमीशन बनाया है, इसके जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं जिलानी साहब, उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इस केस पे इंक्वायरी नहीं करेंगे। ठीक है। There were reports of possible boycotts or new petition to Supreme Court, and Chief Justice took so moto notice of the letter leading to the 7-member bench hearing। तो कह रही है कि ये जो हमें बज़ाहिर तो बाइकॉट नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी थोड़ी खाना पूरी के लिए चीफ फैज़ ईसा साहब ने कह दिया है कि वो सो मोटो ने एक्शन लेंगे, और 7 मेंबर का जो बेंच बना दिया है वो हेयरिंग करेगा इस मामलात को। ऑन गोइंग सिचुएशन जो है पाकिस्तान के अंदर, इससे प्रेशर बढ़ रहा है स्टेक होल्डर के ऊपर, और उसके अलावा एक वार जो है वो देखने को मिल रही है पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर। ईच इंसिडेंट एड प्रेशर टू एन ऑलरेडी अनस्टेबल सिचुएशन। ये जो वाक़यात हो रहे हैं, पाकिस्तान की पहली सिचुएशन अनस्टेबल है, इसमें मज़ीद प्रेशर ऐड कर रहे हैं। रेमिनिसेंट ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ डीक्लोनाइजेशन। ये जो क्लोनाइजेशन की मैंटेलिटी है, गोरा तो चला गया पाकिस्तान में, लेकिन अभी भी गोरों की मैंटेलिटी पाकिस्तानियों में नज़र आती है। कहता है इसको, ये अभी भी मौजूद है, इसको ख़त्म होने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो बस ये था, आपने जस्ट गो थ्रू होना है, जस्ट आपने सुनना है और रीड करना है, सो डैट आपके आर्गूमेंट्स बिल्ट हो और आपको समझ आए कि किस तरह ये राइटर जो है वो लिखते हैं। इज़ देयर नाउ अ विनिंग टीम। ठीक है। कहते हैं अभी भी आपको कोई जीतती हुई टीम नज़र आ रही है। इंडिया की बात करेगा, इंडिया के अंदर होने जा रहे हैं इलेक्शन, तो उसमें वो कह रहा है कि देखो कि जिस तरह भारत की जो क्रिकेट की टीम है वो जीत जाती है, तो अभी दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की है वो दोबारा जीतेगी? तो जवेद नकवी साहब हैं, ये दिल्ली के अंदर हैं, डॉन के जो राइटर हैं। ये मेन क्रक्स क्या है, द रेस्ट ऑफ 2 सर्विंग चीफ मिनिस्टर। इंडिया के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर जो अभी सर्व कर रहे थे कंट्री को, उनको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और इलेक्शन ईव, जो भी इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे पहले ही जो शो करता है कि मोदी साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवाइटलाइज कर रहे हैं, अपने आप को दोबारा ग्रो करवाना चाह रहे हैं। और जो कैंपेन चली है मिस्टर लोधी को हटाने की, उसको कम करने के ये क्या है जी, मोदी सरकार की तरफ से ये स्टेप्स है कि मोदी सरकार जो है वो पावर नहीं छोड़ना चाहती। इज़ देयर नाउ अ विनिंग टीम। तो इसमें क्या कहता है जी, अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल जो है ये इनको अरेस्ट कर लिया है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है जी, फ्यूल्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द की विटनेस डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैंपेन फंड। अच्छा जी, मोदी साहब ने ना 2018 के अंदर एक इलेक्टोरल बॉन्ड का फंड बनाया था। उसके अंदर जो डिफरेंट जो लोग हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं, वो क्या कर सकते थे, एक सीक्रेट अकाउंट के अंदर पैसे भेज सकते थे। और वो जो पैसा है वो ज़ाहिर बात है जो कंट्रैक्टर हैं वो कंट्रैक्ट लेने के लिए भी जो पॉलिटिशियन होते थे उनको फेवर करने के लिए भी भेजते थे। उसका सारा रिकॉर्ड जो था मोदी साहब की जमात के पास था। और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका फ़ंड कहाँ से आ रहा है, कितने इलीगल वे से आ रहा है, वो सारा रिकॉर्ड होता था भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पास। और जब इलेक्शन करीब आते थे तो ये ब्लैकमेल करते थे एमएनएज़ को, और एमएनएज़ को कहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतती आई है। तो ये जो अभी केस हुआ है अरविंद केजरीवाल का, तो ये भी अपोजिशन में है
मोदी सरकार की। तो ये क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल जो एक्टर हैं, जर्मनी है, यूएस है, यूनाइटेड नेशन है, उसने कहा है कि जो केजरीवाल साहब जो सीएम है जिनको अरेस्ट किया है, इनकी केस में क्या करो, ट्रांसपेरेंसी करो। अब ये जो बात है इंडिया को क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है। द अपोजिशन बोस्टर्ड बाय द हरेसमेंट अगेंस्ट केजरीवाल, ये जो अपोजिशन में है मोदी साहब के, केजरीवाल, इनके अगेंस्ट हरासमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। हैज़ रीग्रुप्ड एविडेंट इन मैसिव रैली इन दिल्ली। और ये जो केजरीवाल की जो पार्टी हैं, जो इसके सपोर्टर हैं, वो दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं और वो मोदी सरकार के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं जी, रिवोल्ट कर रहे हैं या रैली के अंदर नारे मार रहे हैं। द रैली हाईलाइटेड कंसर्न अबाउट इलेक्शन मैन्युपुलेशन। रैली के अंदर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मैन्युपुलेट करती है इलेक्शन को और मोदीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है अवाम को उभारा जा रहा है। डिस्पाइट कंसर्न अबाउट टाइमिंग ऑफ द अपोजिशन रीसर्जेंस, और ये टाइम है कि अपोजिशन लीडर जो है वहाँ पे इकट्ठे मिलके राइज हों। देयर इज़ होप फॉर टर्न अराउंड एकिन टू इंडिया अनएक्सपेक्टेड क्रिकेट विक्ट्रीज। अपोजिशन पार्टी और इस केस को भी लेके कहता है कि फिर भी जिस तरह इंडिया की जो टीम है वो अनएक्सपेक्टेड वे में जीत जाती है, इसी तरह मोदी सरकार इन तमाम टेंशनों के बावजूद भी जो विनिंग रेट है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्यों है जी? रैली लैक ऑफ मीडिया, क्योंकि रैली निकली है इसको मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही, क्योंकि मोदी के जो मीडिया के सारे लोग हैं वो मोदी के फ्रेंड हैं। सप्रेशन ऑफ स्टोरी क्रिटिकल ऑफ द बीजेपी। और इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो लोगों का अभी एक रेज देखने को मिल रहा है उसको एक बड़े ही तरीके के साथ सप्रेस किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हमेशा इलेक्शन को मैन्युपुलेट करता रहा है और उन्होंने कहा है कि फेयर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। फेलियर टू कैपिटलाइज ऑन मोमेंटम फॉलोइंग केजरीवाल अरेस्ट कुड बी डेट्रीमेंटल टू अपोजिशंस चांस। ठीक है, तो अगर ये जो अपोजिशन है कैपिटलाइज होता है कि अपने मकसद के लिए यूज़ करना, अगर अभी अपोजिशन लीडर ने केजरीवाल की जो अरेस्ट है इसको सही तरह से यूज़ नहीं किया तो इनका जो चांस है भारतीय जनता पार्टी को नीचे करने का वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके अलावा जी करंट जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो प्रेजेंट कर रहा है अपॉर्चुनिटी अपोजिशन लीडर के लिए, जैसा कि राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, शहराद पवार है और उसके यादव साहब हैं। इनके लिए मौका है कि वो अब राइज हों और भारतीय जनता पार्टी को साइड पे करें। केजरीवाल जो है ये अभी जिनको अरेस्ट किया है ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर हैं मोदी के अगेंस्ट, और ये जो है रिग्ड इलेक्शन, और इसके अलावा ये सबूत है कि मोदी हमेशा इलेक्शन के अंदर धांधली करता आया है। ठीक है, तो ये है जी ओपिनियन। उसके बाद हमारे पास है पुअर रिफॉर्म। ठीक है, गरीब लोग जो हैं उनको भी सहूलतें दी जाएं, उनको भी कुछ ठीक किया जाए, उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर हो। इसके लिए क्या करें, प्रो पुअर रिफॉर्म करें। ठीक है, तो ये डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, पीएचडी करके आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से। ये कहते हैं हमें पुअर लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ताकि नेशन जो है वो एज अ होल प्रोग्रेस करे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या कहते हैं राइटर, अर्जेंट रिफॉर्म जो है ज़रूरी है हमें। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है उसको लाने के लिए, ग्रोथ के लिए, इक्विटी होता है, बराबरी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। प्रोपोज रिफॉर्म बाई इंस्टीट्यूशन, कहता है कि आईएमएफ से जब भी हम कर्ज़ा लेने जाते हैं ना तो आईएमएफ हमें कर्ज़ा देता है तो साथ अपनी रिफॉर्म्स भी देता है। ठीक है, कि बिज़नेस ग्रुप पे टैक्स लगाओ, पेंशन डाल दो और प्राइवेटाइजेशन करो, किसको जी, स्टेट ओन्ड कंपनीज़ को। कहता है कि ये जो हमारे पास है ना, साथ साथ कहता है कि जो मार्केट्स आपकी अनरेगुलेटेड हैं उनको टैक्स नेटवर्क में लाओ। तो सारा जो है ये रिफॉर्म्स आती हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और ये जो अलाइड क्लास है हमारी, एलीड क्लास है, ये स्टेट को भी कंट्रोल करती है और मार्केट को भी। मतलब स्टेट के अंदर जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं वो भी इनके पास हैं और बड़ी बड़ी मार्केट के ओनर भी ये हैं। ये फिर ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं, टैक्स नहीं देते, टैक्स से बचने के इनके पास सारे हरबे होते हैं, जिसकी वजह से जो साइकिल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि डेफिसिट, खसारा, पाकिस्तान के अंदर ख़र्चे ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं, सब्सिडीज़ जो हैं
वो भी पाकिस्तान के अंदर हैं, हालांकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और टैक्स इवेजन के ऐसे ऐसे तरीके हैं कि लोग टैक्स देते ही नहीं हैं। जब तक की सिचुएशन ठीक नहीं होगी मुल्क ठीक नहीं होगा। तो ये है जी IMF और ये है पाकिस्तान। तो जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है IMF के पास जाता है, पैसे ले आता है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर जाता है नई डील के लिए। अच्छा जी, रिफॉर्म मस्ट प्रायोरिटाइज द मैसेज एंड फोकस ऑन क्रिएटिंग अ वेलफेयर डेवलपमेंट स्टेट दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पुअर वाइल इंश्योरिंग फेयर एक्सेस टू मार्केट। कहते हैं हमें ऐसी रिफॉर्म की ज़रूरत है जो पुअर लोगों की डेवलपमेंट पे काम करे और उसके अलावा उनकी जो एक्सेस है मार्केट तक वो बढ़ाए, और जो इंटरेस्ट रेट है पुअर का मतलब जो सूदी निज़ाम है वो कम किया जाए। अब बॉटम अप एनालिसिस इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द रूट काज ऑफ पॉवर्टी। और हमें ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी के काज है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है गरीब लोगों की, और जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं इसको हमें करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। तब जाके मुल्क के अंदर क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी। इन्वेस्टिंग इन पुअर विल ड्राइव नेशनल प्रोग्रेस बाय एक्सपेंडिंग द इंटरनल मार्केट। तो अगर हमने पुअर लोगों के अंदर इन्वेस्ट किया तो इससे क्या होगा, इंटरनल मार्केट एक्सपेंड होगी, जॉब्स आएंगी, इनकम्स जो है वो बूस्ट होगी, इससे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जी पॉलिसी एरिया जैसा कि फिस्कल है, एक्सटर्नल है, इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। और उसके अलावा जो गरीबों का इंटरेस्ट है उसको हमें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रो पुअर इंडस्ट्रियल, एग्रेरियन, इनफॉर्मल सेक्टर पॉलिसी जो है ये लानी चाहिए, और जो जिसकी वजह से जो अलाइट बैठे हैं इनके इख्तियार कम हो, जॉब क्रिएट करें ताकि मुल्क जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। और इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। और हमें जो लोग हैं पाकिस्तान के इनके एजेंडा को डिस्कस करने की ज़रूरत है। और जो प्रोग्रेसिव पार्टीज़ हैं जो अभी करंटली पावर में नहीं है वो भी क्या करें, इन इशू को रेज़ करें। सोशल मीडिया जो है उसके अंदर देखा गया है यूथ बहुत एक्टिव है, जैसा कि PTI के अंदर आपने देखा कि यूथ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। और अगर हमने और इसकी वजह से जो पार्टीज़ हैं मेन स्ट्रीम उस पर प्रेशर भी बिल्ट हुआ है। तो इट मीन्स डैट हमें इन जो बच्चे हैं, ये जो पुअर लोग हैं, इनको में रिफॉर्म की ज़रूरत है सो डैट मुल्क के अंदर क्या आ जाए, सस्टेनेबिलिटी आ जाए। लास्ट है जी ऑटिज़म एंड SDG। अब ये है जी हमारे पास रुखसाना शाह, ठीक है, ये जी वेलफेयर ट्रस्ट की CEO हैं। पुअर प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ बैड न्यूज़ फॉर द मार्जिनलाइज्ड होता है वो लोग जिनको उनके हक से महरूम किया गया हो। पाकिस्तान के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें हमने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर पुअर प्रोग्रेस है। और जो बेचारे महरूम हैं लोग उनको मज़ीद महरूम किया जा रहा है। तो क्या कहती है राइटर साहिबा, वर्ल्ड ऑटिज़म डे। ऑटिज़म बच्चे की बीमारी होती है जिसमें जो मरीज़ होता है ना उसका दिमाग सही तरह काम नहीं करता और वो सोशल इंटरेक्शन सही तरह से नहीं कर पाता। तो ये बेचारे महरूम लोग होते हैं। और कहता है कि ये जो ऑटिज़म डे है ना 2024 का, कहता है मैं इसको अलाइन कर रही हूँ, राइटर कहती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। और मेरा जो मकसद है, जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक डिफरेंस आ रहा है, इसको लेके है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिविटी है, इंक्लूसिविटी होता है इक्वल राइट्स फॉर ऑल, ये तमाम लोग को शामिल किया चाहे वो ऑटिज़म के मरीज़ हैं, चाहे वो ठीक हैं, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएँ। ऑटिज़म इज सीन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। कहता है ह्यूमन जिस तरह इवाल्व हुए हैं तो उनकी जो दिमाग के अंदर सेल होते हैं न्यूरॉन, उनकी डाइवर्सिटी जब आती है न्यूरॉन के अंदर तो उस पॉपुलेशन के अंदर ऑटिज़म के मरीज़ भी आ जाते हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये 2015 में अडॉप्ट किए गए थे और इनका जो फोकस था वो हेल्थ पे था, एजुकेशन पे था, सेफ्टी पे था, जेंडर इक्वलिटी पे था और इकोनॉमिक ग्रोथ पे था। लेकिन अभी जो 2023 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट आई है इसमें नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया है, इनएडिक्वेट प्रोग्रेस की है, विद सम टारगेट इवन रिग्रेसिंग। और जो हमारे टारगेट थे जिनको हमने कम करना था वो भी मज़ीद रिग्रेस हो गए हैं, दब गए हैं। पार्शली ड्यू टू न्यू लिबरलिज्म फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म फिस्कल पॉलिसी आ गई हैं। न्यू लिबरलिज्म होता है कि फ्री मार्केट के अंदर कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाए। और उसके अलावा हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान की जो अभी डेवलपमेंट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट आई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जो डेवलपिंग कंट्री हैं जिस तरह पाकिस्तान है और हैं, उनके अंदर अभी भी कलोनाइजेशन जो है वो नज़र आ रही है कि ऐसा लोग हैं जो पावरफुल हैं, जो लीड हैं, वो अपनी पावर जो है दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं करते। उसके अलावा हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में मुश्किल हो रही है। इनजस्टिस है, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गड़बड़ है, जिसकी वजह से हम अपने SDG को अचीव नहीं कर पाते। पाकिस्तान डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान अगर डेवलप होना चाहता है तो हमें ज़रूरत है एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे काम करे। और इस तरह हम अब दूसरे जो मुल्क हैं उनको पीछे छोड़ सकते हैं। और जब तक हम अपनी गवर्नेंस जो कि डिटोरिएट हो गई है, ख़राब होती जा रही है, उसको ठीक नहीं करेंगे, हम अपने SDGs जो हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। साथ कहती हैं इकोनॉमिक रिकवरी ऑप्शन जो है, मतलब इकोनॉमी को रिकवर करने का, वो भी डिविडेंड, वो भी हमारा जो है डिविडेंड होता है कि वो भी क्या लो के झटके में है, वो भी जो है हम अचीव नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उनका जो यकीन था हमारे मुल्क पे, वो वेन होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और फोकस शिफ्ट टूवर्ड कैपिटलिस्ट हेजमोनी, और अब जो मुल्क हैं उसी कंट्री को इज़्ज़त देते हैं जो पैसा कमाएगा, जिसकी हेजमोनी एज अ कैपिटलिस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। पाकिस्तान डिक्लाइन, पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, वो भी कम है, जो शो कर रहा है पाकिस्तानी क्या है जी, डिसकंटेंट हैं, बेचैन है, ब्रेन ड्रेन, लोग जो हैं मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उसके अलावा और जो ये सिग्नल है कि हम अपने SDG जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे, स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जो महरूम लोग हैं, उनको हक नहीं मिलता, इसलिए वो बेचारे बेचैनी का शिकार हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है और काम करने का हमारा दिल करता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।